Assalamu alaikum class. I hope everyone is fine and doing well by the grace of Almighty Allah. The chapter which we are going to study today is known as oligopoly and the chapter number is 16. So let's start. What does it mean? It is a market that is between monopoly and perfect competition. What is oligopoly? Oligopoly is that market structure which exists between monopoly and perfect competition. So far we have read about monopoly and perfect competition, and today we are going to study a third market that is known as oligopoly. And if we talk about imperfect competition is that competition which lies between the monopoly and the pure or the perfect competition. So we can say that imperfect competition refers to those market structures that fall between perfect competition and pure monopoly. आसान अल्फाज में आपको समझाऊं तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि ओलिगोपोली वो मार्केट स्ट्रक्चर होता है जो कि मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन के दरमियान में लाई करता है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते इम्परफेक्ट कंपटीशन है, यानी कि जो ओलिगोपोली है वो इम्परफेक्ट कंपटीशन के डोमेन में लाई करता है। और अगर इम्परफेक्ट कंपटीशन की बात की जाए तो इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? इम्परफेक्ट कंपटीशन वो कंपटीशन होता है जिसमें कि इंडस्ट्रीज़ में फर्म्स जो होती हैं जो कि आपस में compete कर रही होती हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के कंपेटिटर्स होते हैं, बट लेकिन वो इतना ज़्यादा कंपटीशन आपस में फेस नहीं करते और प्राइस टेकर कंपेटिटिव फर्म्स की तरह उनको जो है कंपटीशन का जो है आपस में सामना इतना नहीं करना पड़ता, यानी कि यहाँ पे कंपटीशन कम होता है। ठीक है, कंपटीशन कम होने की वजह क्या है? क्योंकि ये इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो है वो फॉल कर रही होती है ओलिगोपोली। और इम्परफेक्ट कंपटीशन क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे उतनी ज़्यादा फर्म्स नहीं होती। जितने ज़्यादा सेलर्स होंगे उतना ज़्यादा कंपटीशन होगा, जितने ज़्यादा सेलर्स कम होंगे या जितने सेलर्स कम होंगे उसको हम लोग बोलते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन। और अगर टाइप्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन की बात की जाए तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन. वन इज ओलिगोपोली एंड द अदर वन इज, यू मे सी ऑन द स्क्रीन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ओलिगोपोली. ठीक है, अब ओलिगोपोली की अगर बात की जाए तो ओलिगोपोली इम्परफेक्ट कंपेटिटिव मार्केट है. ठीक है, इसमें क्या होते हैं? इसमें बहुत कम बेचने वाले होते हैं जो कि ऑफ़र कर रहे होते हैं सिमिलर और आइडेंटिकल. ठीक है, सिमिलर और आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स ऑफ़र कर रहे होते हैं, मेन एक जैसे प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल कर रहे होते हैं. इसकी एग्जांपल कौन सी है? क्रूड ऑयल की और टेनिस बॉल. टेनिस बॉल जो सेलर्स बनाते हैं वो बहुत कम होते हैं. इसी तरह ऑयल जो प्रोड्यूस कर रहे हैं और जो सेल कर रहे हैं वो बहुत फ्यू सेलर्स हैं. ठीक है, इसकी ओलिगोपोली की ये एग्जांपल है. इसके अलावा भी कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे. यहाँ पे समझने की बात ये है कि जो मार्केट होती है ओलिगोपोली, वो तब ओलिगोपोली कहलाती है. एक मार्केट को ओलिगोपोली हम तब बोलते हैं जब कम अज़ कम चार जो फर्म्स हैं वो 40% मार्केट का हिस्सा जो है उनके कब्जे में हो. चार फर्म्स के कब्जे में 40% मार्केट का हिस्सा हो. फॉर एग्जांपल हम लोग अगर बात करें जो एयरलाइन कंपनीज़ हैं, एयरलाइन कंपनीज़ क्या करती हैं? एयरलाइन कंपनीज़ वेरी फ्यू हैं, बहुत कम है. 4 या 5 एयरलाइन कंपनीज हैं जो कि पूरा जो एयर ट्रैवल है उसको मैनेज कर रही हैं या पूरी मार्केट को ओन कर रही हैं. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओलिगोपोली. अब ओलिगोपोली की डेफिनेशन क्या है कि फ्यू सेलर्स होते हैं, बेचने वाले कम होते हैं, लेकिन वो एक जैसी चीज़ें ही बेच रहे होते हैं. और मार्केट का एक बहुत बड़ा हिस्सा जैसे कि 40% मार्केट जो है वो ऑन कर रहे होते हैं वो गिने चुने जो 4-5 सेलर्स होते हैं. ठीक है, ये ओलिगोपोली की डेफिनेशन है. इसके अलावा एक और इम्परफेक्ट कंपेटिटिव मार्केट होती है जिसको कि हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बोलते हैं. सबसे पहले हमने पढ़ा परफेक्ट कंपटीशन, फिर हमने पढ़ा मोनोपोली जिसमें एक सेलर होता है, और जो हमने सबसे पहले पढ़ा कंपेटिटिव मार्केट उसमें हमने बात की थी कि मैनी सेलर्स बहुत ज़्यादा बेचने वाले. ओलिगोपोली में हमने बात की कि फ्यू सेलर्स. अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हम लोग बात करेंगे कि ज़्यादा बेचने वाले होते हैं, यहाँ पे मैनी सेलर्स होते हैं. पर बात क्या होती है असल में? होता क्या है, उनके प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं. जब उनके प्रोडक्ट एक दूसरे से डिफरेंट होंगे तो देयर इज़ सम टाइप ऑफ मोनोपोली एवरी सेलर ओन.
जब हर बेचने वाले का प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से मुख्तलिफ होगा, दूसरे बेचने वाले के प्रोडक्ट से मुख्तलिफ होगा, तो एक तरह की स्मॉल लेवल की उसके पास मोनोपली है। लाइक मैं अगर कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रही हूँ या मैं कोई स्पेसिफिक ऐसी एम्ब्रॉयडरी जो है वो बना रही हूँ क्लोथिंग के ऊपर जो कि कोई और नहीं बना रहा, तो मैं कहूँगी इस चीज़ की मोनोपली है मेरे पास, कि मेरे जैसा काम कोई और नहीं कर रहा। तो ये वाला कंपटीशन क्या कहलाता है? ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहलाता है। और बच्चों ज़्यादातर सोसाइटी में जो कंपटीशन देखने में आता है वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ही होता है। परफेक्ट कंपटीशन बहुत कम देखने में आता है कि जहाँ पे बिल्कुल एक जैसी चीज़ें जो हैं वो प्रोड्यूस होती हूँ। अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की डेफिनेशन हम स्क्रीन पे देख लेते हैं। मैनी फर्म्स सेलिंग प्रोडक्ट्स दैट आर सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल। आइडेंटिकल ट्विंस जैसे होते हैं। आइडेंटिकल का मतलब होता है एग्जैक्टली सेम, बिल्कुल सेम टू सेम डिटो। जैसे पेयर्स ऑफ शूज़ हैं वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं, पेयर ऑफ सॉक्स हैं वो बिल्कुल एक जैसी होती हैं, ठीक है। तो इनको हम लोग बोलते हैं वो प्रोडक्ट्स जो कि सिमिलर हों लेकिन आइडेंटिकल ना हो। अब सिमिलर प्रोडक्ट कौन से हैं? लाइक मूवीज, फिल्म तो फिल्म होती है लेकिन हर फिल्म की स्टोरी डिफरेंट होती है। नॉवेल्स, नॉवल भी एक नॉवल ही होता है। सब जो स्टोरीज हैं, जो नॉवल बुक्स होती हैं उनको नॉवल ही कहा जाता है, लेकिन हर नॉवल की स्टोरी मुख्तलिफ होता है। इसी तरह से सीडीज़ होती हैं। सीडी का स्ट्रक्चर, सीडी का मटेरियल, सीडी देखने में एक जैसी लगती है लेकिन हर सीडी में मुख्तलिफ मटेरियल होता है, ठीक है। इसी तरह से कंप्यूटर गेम्स हैं, ठीक है। नाम सबका गेम्स ही है, कंप्यूटर गेम ही है, लेकिन हर गेम डिफरेंट है और हर गेम का एक अपना नाम है, ठीक है। तो ये क्या कहलाती हैं? ये वाली फॉर्म्स जो ऐसी चीज़ें, ऐसे प्रोडक्ट सेल कर रही हो, इनको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये फर्म्स जो हैं ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हैं। और ये मोनोपोलिस्टिक फर्म्स हैं जिनका प्रोडक्ट्स जो है वो आइडेंटिकल नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम एक जैसा नहीं है। मीन्स के एक दूसरे से डिफरेंट चीज़ें ये सेल करते हैं, ठीक हो गया। ये डेफिनेशन थी हमारे पास ओलिगोपोली की, मोनोपोली की। और हमारे पास हमने देखा कि इम्परफेक्ट मार्केट क्या होती है। और इम्परफेक्ट मार्केट की दो काइंड्स हमने देखी, जो कि हमने सबसे पहले देखा ओलिगोपोली और देन हमने देखा मोनोपोलिस्टिक फर्म्स। अब हम देखेंगे 4 टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर जो हमने अब तक स्टडी की है। सबसे पहले हमने नंबर ऑफ फर्म्स देखनी है। नंबर ऑफ फर्म्स जो होती हैं, 1 फर्म होगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोपोली, जो कि हमने चैप्टर नंबर 15 में पढ़ा, जिसकी एग्जांपल नीचे दी हुई है। टैप वाटर, जो हमारी टूंटी में पानी आता है, ठीक है। या केबल टीवी, केबल जो होती है, अब एक एरिया में केबल नेटवर्क जो होता है वो एक सर्विस प्रोवाइडर होता है या मैक्सिमम 2 होंगे, ऐसा ही है। उनके पास भी एक सॉर्ट की मोनोपोली होती है, ठीक है। अब ये क्या हुआ? ये नंबर ऑफ फॉर्म्स, अगर 1 फॉर्म है तो वो मोनोपोली कहलाएगी। अगर फ्यू फॉर्म्स हैं, कम फॉर्म्स हैं, तो वो क्या कहलाएगी? ओलिगोपोली, जिसको अभी हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 16 में। और अगर मैनी फॉर्म्स हैं, मैनी फॉर्म्स की हमने 2 बातें की हैं। मैनी फॉर्म्स, एक तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन अभी जिसकी हमने बात की, दूसरा था परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। तो इनके टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स के ऊपर हम इनकी फिर सेग्रीगेशन करते हैं। दोनों में ही बहुत ज़्यादा फॉर्म्स हैं, मैनी फॉर्म्स, लेकिन अब हमने टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट देखने हैं। अगर टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट जो हैं वो बिल्कुल सेम ना हो, मीन्स के डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हैं। अगर डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होंगे तो वो क्या होगा? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, यानी कि सिमिलर होंगे लेकिन आइडेंटिकल नहीं होंगे। और अगर आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स होंगे, मीन्स के बिल्कुल सेम प्रोडक्ट्स होंगे, जिनकी एग्जांपल हमने दी सॉक्स या पेयर ऑफ शूज़, तो वो कौन सा मार्केट कहलाएगी? वो परफेक्ट मार्केट कहलाती है। जो हम पहले पढ़ चुके हैं कंपेटिटिव मार्केट, उसको परफेक्ट कंपटीशन में हम लोग कहते हैं कंपेटिटिव फॉर्म्स, या जो कि कर रही थी हमारे पास ऑपरेट परफेक्ट कंपटीशन में, ठीक है। तो उनको हम कहते हैं परफेक्टली कंपेटिटिव फॉर्म्स। अब ये आपको मैंने ग्राफ के थ्रू थोड़ा समझा दिया। अब आपको अंडरस्टैंड करना और इन 4 टाइप्स की जो हम लोग पढ़ेंगे उसको डिफ्रेंशिएट करना आपके लिए इजी हो जाएगा। अभी तक हमने पढ़ ली है मोनोपोली, ओलिगोपोली, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, चैप्टर नंबर 17 है वो इसके बाद पढ़ेंगे। और चैप्टर नंबर 14 जो कि हमारा परफेक्ट कंपटीशन का था वो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है बच्चों। अब हम लोग मूव करते हैं और स्टार्ट करते हैं मार्केट्स विद ओनली अ फ्यू सेलर्स, जिनकी हमने बात की कि ये क्या कहलाती है? ओलिगोपोली। अब हमने बात की कि कम बेचने वाले होते हैं, फ्यू सेलर्स होते हैं। तो फ्यू सेलर्स जब कम बेचने वाले हैं तो हर एक बेचने वाले को अपने प्रॉफिट का सोचना पड़ता होगा कि हम लोग अपना प्रॉफिट कैसे इंक्रीज़ करें और कैसे हम दूसरी फर्म्स से जो हैं अपने कस्टमर जो हैं वो अट्रैक्ट कर सकें, या किस तरह से हम लोग जो 4-5 बहन भाई हैं हमारी, हम एक मार्केट के जो फ्यू सेलर्स हैं थोड़े से, तो हम आपस में कॉपरेशन किस तरह से करें, मिलजुल के काम किस तरह से करें ताकि किसी को भी नुकसान ना हो, सब फ़ायदे में रहें। सो बिकॉज ऑफ द फ्यू सेलर्स द की फीचर ऑफ ओलिगोपोली इज द टेंशन बिटवीन द कॉपरेशन एंड सेल्फ इंटरेस्ट। सेल्फ इंटरेस्ट हमारा अपना मुफाद,
हमारा अपना फ़ायदा, उसको बचाते हुए हम कैसे कॉपरेशन भी कायम रखें। जो हमारे पास फ्यू सेलर्स हैं, हम 4-5 गिने चुने जो लोग हैं या जो मार्केट्स हैं, वो किस तरह से हम लोग कॉपरेट भी करें, क्योंकि कॉपरेशन बहुत ज़रूरी होता है जब फ्यू सेलर्स हों। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक की फीचर है ओलिगोपोली का, और जिसकी वजह से काफ़ी टेंशन भी होती है और जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम भी होता है, और ये एक हार्ड कोर मार्केट बन जाती है टू ऑपरेट। उसके लिए सबसे पहले हमें करैक्टरिस्टिक्स देखनी होंगी कि ओलिगोपोली की मार्केट की कौन कौन सी करैक्टरिस्टिक्स है, ताकि हम इसको बेटर अंडरस्टैंड कर सकें। पहली बात करें कि जैसे अभी हमने बात की कि फ्यू सेलर्स होते हैं, मीन बहुत कम फर्म्स होती हैं जो ऑफर कर रही होती हैं सिमिलर और आइडेंटिकल प्रोडक्ट, एक जैसे मिलते जुलते प्रोडक्ट्स जो होते हैं या बिल्कुल एक जैसे प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो ऑफर कर रही होती हैं, और स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं इनके प्रोडक्ट या डिफरेंशिएटेड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑफर कर रही होती हैं। लाइक अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो वो एक स्टैंडर्डाइज चीज़ है। ठीक है, और इसी तरह अगर हम टेनिस बॉल्स की बात करें तो डिफरेंट कंपनीज जो फ्यू सेलर्स हैं वो जो सेल कर रहे हैं, हो सकता है कि वो अपना टैग या अपना कोई थोड़ा सा स्टाइल उस बॉल के ऊपर देने की कोशिश करें, यानी कि वो स्लाइटली उसको डिफ्रेंशिएटेड भी कर सकते हैं। पहली बात तो हमने ये याद रखनी है कि पहली करैक्टरिस्टिक्स इसकी क्या है, फ्यू सेलर्स हैं, कम बेचने वाले हैं। और दूसरी क्या है, इंटरडिपेंडेंट फर्म्स। कोलूजन क्या है, कोलूजन मिली भगत है, सीक्रेट एग्रीमेंट है। सीक्रेट एग्रीमेंट होता है, ये फॉर्म्स जो होते हैं फ्यू सेलर्स इनके दरमियान में, इसको हम कॉपरेशन भी बोल सकते हैं, जिसकी वजह से फर्म एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, मीन एक दूसरे पे डिपेंड कर रही होती हैं, और ये इंटरडिपेंडेंस की वजह से लिमिट कर देते हैं प्राइस कंट्रोल। मीन्स कि किस हद तक आप प्राइस को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं, वो इंटरडिपेंडेंस उसको जो है उसके ऊपर एक लिमिट लगा देते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस कंट्रोल नहीं कर सकते, एक लिमिट है, एक हद तक आप प्राइस अपने हाथ में रख सकते हो। ठीक है, वो क्यों, किस वजह से, क्योंकि ये जो फ्यू फर्म्स होती हैं, ये फ्यू सेलर्स होते हैं ओलिगोपोली में, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, बाकी के साथ कॉपरेशन रखना पड़ता है, और ये बेस्ट ऑफ होता है, मीन ये बहुत फ़ायदे में रहती हैं फर्म्स अगर ये आपस में कोऑपरेट करती हैं और एक्ट लाइट करती हैं मोनोपोलिस्टिक की तरह, प्रोड्यूसिंग अ स्मॉल क्वांटिटी अगर प्रोड्यूस कर रही हैं, मीन थोड़ी आउटपुट निकाल रही हैं, एंड चार्जिंग अ प्राइस अबव मार्जिनल कॉस्ट, और अगर मार्जिनल कॉस्ट से अबव प्राइस चार्ज कर रही हैं तो ये बेटर ऑफ रहती हैं, मीन बेहतर पोजीशन में रहती हैं। और इसमें जैसे कि हमने बात की कि फ्यू सेलर्स होते हैं, कम बेचने वाले होते हैं, तो डेफिनेटली न्यू जो फर्म्स हैं या न्यू मार्केट्स जो हैं या न्यू कंपनीज जो हैं वो इसके अंदर एंटर नहीं हो सकती, क्योंकि बैरियर्स होते हैं। न्यू फर्म्स या न्यू कंपनीज जो हैं वो इसमें एंटर नहीं हो सकती, क्योंकि देयर आर मैनी बैरियर्स टू एंट्री इन द मार्केट ऑफ ओलिगोपोली। ठीक है, एक फीचर ये होगा। दूसरा क्या है, नॉन प्राइस कंपटीशन हाई विद प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। नॉन प्राइस कंपटीशन ये होता है एड्स वगैरह के थ्रू, जिसमें आप प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन शो करते हो, अपने एड्स रन करते हो, एडवर्टाइजमेंट करते हो और दिखाते हो कि हमारा प्रोडक्ट दूसरे के प्रोडक्ट से इस तरह से डिफरेंट है, तो इसको हम नॉन प्राइस कंपटीशन कहते हैं। इसमें ये चीज़ भी आ जाती है, ये भी इसकी एक करैक्टरिस्टिक्स है। मेन करैक्टरिस्टिक्स इसकी वही हैं, फ्यू सेलर्स होंगे, ठीक है, इंटरडिपेंडेंट फर्म्स होती हैं, ठीक है, मीन इसमें कॉपरेशन होता है, और दूसरा मैनी बैरियर्स टू एंट्री। ठीक है, मैनी बैरियर्स होते हैं। सो एग्जांपल इसकी हम लोग, जैसे मैंने आपको पहले बताई कि एयरलाइन की, एयरक्राफ्ट की और टायर्स वगैरह की। ठीक है, ये बात हमने की ओलिगोपोली के बारे में, उसकी करैक्टरिस्टिक्स के बारे में। अब ओलिगोपोली की एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे जिसको जोपली बोलते हैं, जोपली या डोपली, आप कुछ भी बोल सकते हैं, हम लोग इसको डोपली बोलेंगे। डुओपली को हम लोग पहले इस तरह से अंडरस्टैंड करेंगे कि डुओपली जो है वो सिंपलेस्ट और द सिंपल टाइप ऑफ ओलिगोपोली है, जिसके अंदर सिर्फ 2 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ 2 मेंबर्स होते हैं जो कि ऑपरेट कर रहे होते हैं या ओन कर रहे होते हैं पूरी मार्केट को। तो ये सिंपलेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि हमने बात की कि यहाँ पे फ्यू सेलर्स होते हैं ओलिगोपोली में, तो हम बिल्कुल ही 2 ले लेते हैं ताकि हम बात को अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, हम इस एग्जांपल में कंसिडर कर रहे हैं 2 सेलर्स, जिसके वजह से हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, डुओपली। सो हमने क्या बात की कि डुओपोली क्या है, इज एन ओलिगोपोली विद ओनली 2 मेंबर्स, इट इज़ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ओलिगोपोली। ठीक है, इसमें हमने अब एक एग्जांपल जो है वो इमेजिन करनी है, जिसके लिए पहले मैं स्क्रीन से हटाऊंगी ताकि आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकें, देन वी विल रीड फ्रॉम द स्क्रीन। जी, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल 2 लोगों की एग्जाम्पल है। जैसे कि हमने बात की कि डुओपोली में हम लोग 2 मेंबर्स की बात करेंगे, जैक एंड जिल। जैक एंड जिल 2 लोग हैं, ठीक है,
और जैक एंड जिल क्या करते हैं, जैक एंड जिल एक गांव में रहते हैं और ठीक है, और इनके पास एक कुआं है पानी का, जिससे ये सेफ पानी जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, और वो पीने का पानी, पीने का साफ़ कुआं है, पीने के पानी का साफ़ कुआं, ठीक है, वहाँ से ये पानी निकालते हैं। हर सैटरडे को पानी लेके जाते हैं टाउन में, शहर में, और वहाँ पे जाके लोगों को सेल कर देते हैं मार्केट प्राइस पे, जो उस वक्त की प्रेवलेंट प्राइस होती है, ठीक है। इस तरह से ये प्रॉफिट अर्न करते हैं। और क्या करते हैं, और जैसे कि हमने बात की, जैक एंड जिल का अपना कुआं है जिसको वो ऑन करते हैं, वो उनकी अपनी ज़मीन में कुआं है उनका, उसके ऊपर पूरा पूरा इख्तियार है, ठीक है। तो हम चीज़ों को सिंपल रखने के लिए हम ये कहते हैं कि उनको उसमें से कुएं से पानी निकालने की कोई कॉस्ट नहीं पड़ती, मीन्स मार्जिनल कॉस्ट ज़ीरो है टू एक्सट्रैक्ट द वाटर आउट ऑफ दैट वेल। सो हम लोग क्या हमने बात की, इमेजिन अ टाउन इन विच ओनली 2 रेजिडेंट जैक एंड जिल owns well that produce water safe for drinking. Each Saturday, Jack and Jill decide how many gallons of water to pump and bring the water to the town and sell it for whatever price the market will bear. ठीक है, कोई भी प्राइस वो सेट करते हैं जो कि मार्केट उस टाइम पे बियर कर सके, यानी कि बर्दाश्त कर सके, या लोग वो पे कर सके। To keep things simple, suppose that Jack and Jill can pump as much water as they want without the cost. दैट इज़ द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ वाटर इक्वल्स टू ज़ीरो। हमने यहाँ कंसिडर क्या किया कि उनको पानी एक्सट्रैक्ट करने की या पानी पंप करने की कोई भी कीमत नहीं पड़ रही, जिसका मतलब ये है कि उनको मार्जिनल कॉस्ट ज़ीरो पड़ रही है। अब इस एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग एक ग्राफ देख रहे हैं, स्केजुअल देख रहे हैं हम लोग स्क्रीन पे, जिसके अंदर क्वांटिटी लिखी हुई है पहले कॉलम में, जो कि 0 से लेके 120 तक है। 0 से स्टार्ट होके जब 0 थी तो क्या प्राइस है, $120, ठीक है। इसको हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं, हम लोग ये बात करते हैं जब 10 गैलन्स हम लोगों ने वाटर जो है वो पंप किया तो उसकी प्राइस हमने क्या सेट की, $110, ठीक है। और टोटल रेवेन्यू हमने जैसे कि कहा था कि हम लोग कैलकुलेट करते हैं क्वांटिटी इनटू प्राइस, 10 मल्टीप्लाई बाय 110 इज इक्वल टू 1100, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या किया, ये हम लोग क्वांटिटी जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं, ये देखिए 30 गैलन्स हैं, 30 गैलन्स पे प्राइस क्या हो गई 90, ठीक है। जैसे जैसे प्राइस क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, प्राइस जो है वो कम होती जा रही है। अगर हम 110 जो है वो गैलन वाटर पंप कर लेते हैं तो वो उसकी प्राइस हमें क्या पड़ेगी, $10। क्यों, क्योंकि जितनी ज़्यादा चीज़ बढ़ती जाएगी, जितनी ज़्यादा सप्लाई ज़्यादा होगी, उतनी ज़्यादा क्या होगी, उसकी प्राइस कम होने के चांसेस हैं। क्यों, क्योंकि जितनी ज़्यादा चीज़ नायाब होगी उतनी ज़्यादा महंगी होगी, पानी जितना कम होगा उतना महंगा होगा, जितना ज़्यादा पानी वफर मिकदार में होता जाएगा उतनी जो है वो हमारी क्या होती जाती है, प्राइस कम होती जाती है। और इसी लिहाज से हमारा जो है रेवेन्यू अगर देखा जाए तो रेवेन्यू को हम नज़र डालते हैं तो रेवेन्यू हमारा यहाँ से इंक्रीज़ हुआ, इंक्रीज़ यहाँ तक इंक्रीज़ हुआ जहाँ पे हमारी प्राइस और क्वांटिटी हमारी सेम हो गई 60-60, ठीक है। प्राइस हमने उसके अकॉर्डिंग ही सेट की। फिर आगे क्या हुआ, जब हमने क्वांटिटी मज़ीद जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू कर दी तो हमारे पास क्या हुआ, ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का पॉइंट है जहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी हमारी इक्वल हो गई, ठीक है। ये हमारे पास प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का पॉइंट आ गया। कैसे हमें पता चला, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा टोटल रेवेन्यू है, ठीक है। अब ये देखिएगा यहाँ पे 3500 हो गई, 32, 27, 2000, और फिर इस तरह से करते करते कम हो गई। ये अब चीज़ हमें क्या शो कर रही है, इसको हम लोग देख लेते हैं। टेबल 1 शोज़ द टाउन डिमांड स्केड्यूल फॉर वाटर, डिमांड स्केड्यूल शो कर रहा है हमें, ठीक है, जिसमें फर्स्ट कॉलम में हमें उसने शो की क्वांटिटी डिमांडेड। हमने ये बात की थी कि क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो प्राइस के ऑपोजिट मूव करती है, यानी कि प्राइस अगर ज़्यादा है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, और अगर प्राइस कम है तो क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा होगी। यही स्केड्यूल हमें शो हो रहा है वहाँ पे जो अभी हमने टेबल देखा, ठीक है। सो द सेकेंड कॉलम शोज द प्राइस इफ़ द 2 वेल्स ऑनर सेल अ टोटल ऑफ 10 गैलन्स ऑफ वाटर, वाटर गोज फॉर इतने पर गैलन, यानी कि $110 पर गैलन। यही हमने देखा वहाँ पे। इफ़ दे सेल अ टोटल ऑफ 20 गैलन्स द प्राइस गोज टू 100 अ गैलन एंड सो ऑन। इफ़ यू ग्राफ दीज 2 कॉलम्स ऑफ नंबर्स यू वुड गेट अ स्टैंडर्ड डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। अगर हम इसको ड्रॉ कर दें तो हमारे पास स्टैंडर्ड डाउनवर्ड स्लोपिंग एक डिमांड कर्व आ जाएगा। और लास्ट कॉलम की अगर हम बात करें टेबल 1 में तो वो हमें शो कर रहा है टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ द वाटर, जो मैंने अभी आपको पहले बताया। सो इट इक्वल्स क्वांटिटी सोल्ड मल्टीप्लाई बाय टाइम्स, मतलब मल्टीप्लाई द प्राइस। क्वांटिटी सोल्ड जितनी हुई हमारे, यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड वही हमने सोल्ड कंसिडर की, उसको हमने प्राइस से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास टोटल रेवेन्यू आ गया। टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू Q इंटू P।
क्यों हमारे पास कौन सी होती है, जो क्वांटिटी सोल्ड की है, बिकॉज देयर इज नो कॉस्ट टू पंप द वाटर, द टोटल रेवेन्यू ऑफ द टू प्रोड्यूसर इक्वल्स देयर टोटल प्रॉफिट। क्योंकि हमने यहाँ पे बात की थी कि उनको कोई भी कॉस्ट नहीं पड़ रही, जब उनको कोई कॉस्ट नहीं पड़ रही तो उनका जो टोटल रेवेन्यू है उसको ही हम कंसिडर करेंगे, यही इनका टोटल प्रॉफिट है। सो लेट्स नाउ कंसिडर हाउ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टाउन्स वाटर इंडस्ट्री इफेक्ट्स द प्राइस ऑफ द वाटर एंड द क्वांटिटी ऑफ द वाटर सोल्ड। वट डज इट मीन? इट मीन्स कि अब हमने ये देखना है जो ऑर्गेनाइजेशन है उस टाउन की, जो वाटर इंडस्ट्री है, वो किस तरह से इफ़ेक्ट करती है हमारी प्राइस की, पानी की। जो जैक एंड जिल जो थे वो लेके जा रहे थे टाउन में, उस प्राइस ऑफ वाटर को और क्वांटिटी जो वाटर की सोल्ड की जाती है उसको किस तरह से वो इफ़ेक्ट करते हैं, जो वाटर ऑर्गेनाइजेशन है उस टाउन की। ठीक है, उसको समझने के लिए हमने क्या चीज़ देखनी है? कंपटीशन। ठीक है, अब बेसिकली हम लोग यहाँ पे ये चीज़ समझने जा रहे हैं कि किस तरह से प्राइस कंट्रोल होती है ओलिगोपोली में और किस तरह से क्वांटिटी कंट्रोल होती है, कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए और क्या प्राइस होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके समझने के लिए हमें अंडरस्टैंड क्या करना है? कंपटीशन, मोनोपोलीज एंड कार्टेल की हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कंपटीशन का हमें पता है, मोनोपोलीज का भी हमें पता है, कार्टेल का हम लोग देख लेते हैं। उससे पहले हम लोगों ने ये चीज़ देखनी है, जो फर्म्स है दुओपोली वो क्या करती है, वो एग्री कर देती है मोनोपोली की आउटकम्स पे। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि वो एक सीक्रेट एग्रीमेंट करते हैं आपस में, जिसको मिली भगत बोलते हैं और जिसको क्लोजन बोलते हैं। अब क्लोजन क्या होता है? क्लोजन इज एन एग्रीमेंट अमंग द फर्म्स इन द मार्केट अबाउट क्वांटिटी टू प्रोड्यूस और प्राइस टू चार्ज। अब वो 3-4 जो लोग हैं या 2 लोग जो हैं, अभी हम 2 लोगों की बात करें क्योंकि हम दुओपोली की बात करें, दुओपोली में हम लोग 2 लोगों की बात करें। दुओपोली में हम लोग क्या कहते हैं कि वो दो लोग हैं, वो जो 2 फर्म्स हैं वो एग्रीमेंट आपस में कर लेते हैं कि कितनी क्वांटिटी हमने प्रोड्यूस करनी है और क्या प्राइस हमने चार्ज करनी है। सो इस कॉपरेशन को हम लोग कहते हैं कोलूजन। ठीक है, और कोलूजन को हम दूसरे अल्फाज में एक सीक्रेट एग्रीमेंट भी बोलते हैं, और उर्दू में अगर हम बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं मिली भगत। ठीक है, ये हो गया कोलूजन। अब ये कोलूजन कब देखने में आता है? जब ओलिगोपोली में हम लोग कॉपरेशन की बात करते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक टर्म यूज होती है कार्टेल। अब कार्टेल क्या होता है? कार्टेल की अगर हम बात करें तो कार्टेल एक तरह का इत्तेहाद है आपस में। ठीक है, सेंस ऑफ कॉपरेशन ही आ जाती है। इसमें क्या होता है? इसमें भी वही जो ग्रुप ऑफ फर्म्स होती हैं जो कि मिल के बना रही होती हैं ओलिगोपोली को, या दुओपोली में जैसे 2 लोगों की हमने बात की, वो जो 2 लोग हैं वो एक दूसरे की मुनासबत से, एक दूसरे की अकॉर्डिंग जो है वो काम करती हैं। जो उन्होंने इत्तेहाद आपस में किया होता है, जो यूनिसन उन्होंने किए होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही वो काम करते हैं। सो अब कार्टेल क्या होता है? ये ग्रुप ऑफ फर्म्स होती हैं जो कि एक्ट कर रही होती हैं यूनिसन। यूनिसन मीन इत्तेहाद आपस में। ठीक है, सो अ फॉर्मल कोलूजन ऑन प्राइस, क्वांटिटी एंड मार्केट शेयर। यानी कि कार्टेल जो है वो एक तरह का फॉर्मल कोलिजन है, यानी कि फॉर्मल एग्रीमेंट है जिसमें कि सेटलमेंट की जाती है प्राइस के ऊपर, क्वांटिटी के ऊपर और मार्केट शेयर के ऊपर। यानी कि आप प्राइस कितनी सेट करेंगे, क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस करेंगे और मार्केट शेयर आप कितना ऑन करेंगे। सो ऑल्टो oligopolist would like to form cartel and earn monopoly profit। जो ओलिगोपोलिस्ट होते हैं वो चाहते हैं कि वो भी कार्टेल जो है, यानी कि एक सीक्रेट एग्रीमेंट या कॉपरेशन जो है वो एक डेवलप करें और अर्न करें मोनोपोली जितना प्रॉफिट, जितना मोनोपोलिस्टिक जो फॉर्म्स हैं वो प्रॉफिट अर्न कर रही होते हैं उतना ही ये भी अर्न करें। लेकिन क्या होता है? दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि मोनोपोली जितना प्रॉफिट अर्न करने के लिए तो आपको सिंगल सेलर होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा एंटी ट्रस्ट लॉज जो होते हैं वो प्रोहिबिट करते हैं एक्सप्लिसिट एग्रीमेंट्स अमंग्स ओलिगोपोलिस्ट एट अ मैटर ऑफ पब्लिक पॉलिसी। जो एंटी ट्रस्ट लॉ होते हैं वो स्टेप इन करते हैं और वो रोकते हैं इस तरह के इलीगल या सीक्रेट एग्रीमेंट्स, जिनको कोलिजन और कार्टेल वगैरह हम लोग बोल रहे हैं, उसको रोकते हैं, उसकी रोकथाम करते हैं। ठीक है, ताकि जो है ओलिगोपोलिस्ट वो इतना प्रॉफिट अर्न ना कर सकें जितनी मोनोपोली अर्न करती है। यानी कि दूसरे अल्फाज में चेक एंड बैलेंस रखने के लिए ओलिगोपोलिस्ट के ऊपर एंटी ट्रस्ट लॉज जो हैं वो होते हैं, वो बनाए जाते हैं। ठीक है, ये अभी हमने यहाँ तक बात की थी कि क्या होता है कोलिजन, कार्टेल क्या होता है और इनका क्या लेना देना है इसके अंदर, ओलिगोपोली के अंदर। अब सबसे पहले हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि इक्विलिब्रियम जो है ओलिगोपोली का वो किस तरह से देखने में आता है। अब जो ओलिगोपोली का इक्विलिब्रियम होता है वो वाला इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है जहाँ पे 2 फर्म्स, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे दुओपोली की। दुओपोली में हमने बात की कि 2 फर्म्स हैं। अगर 2 हों या 4 हों या 5 फर्म्स हो, जितनी भी फर्म्स हों, ओलिगोपोली की मकसद ये है कि वो जितनी भी फर्म्स हैं उन सबको सेम प्रॉफिट हो या सबका सेम बेनिफिट हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ओलिगोपोली की मार्केट में इक्विलिब्रियम आ गया, जिसको हम लोग बोलते हैं नैश इक्विलिब्रियम। Nash equilibrium is a situation in which economic actors interacting with one another
each choose their best strategy given the strategies that all other have chosen. मीन्स कि नैश इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन होती है जहाँ पे सारे इकोनॉमिक एक्टर्स मीन जो ओलिगोपली के मेंबर्स होते हैं, जो कि फ्यू सेलर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ और फिर चूज करते हैं एक बेस्ट स्ट्रेटजी। उन तमाम स्ट्रेटजीज में से जो कि बाकी सब ने चूज़ की होती हैं, उनमें से एक स्ट्रेटजी जो है, बेस्ट स्ट्रेटजी जो होती है, वो चूज़ कर लेते हैं और वो सारे के सारे एक्टर उसी को इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि सबका सेम प्रॉफिट और सेम अर्निंग जो है वो हो सके। इसको हम लोग बोलते हैं नैश इक्विलिब्रियम। अगर हम प्योरली ओलिगोपली की बात करें तो ओलिगोपली में क्या होता है, फर्म्स जो होती हैं ओलिगोपली में, अगर वो इंडिविजुअली अपनी प्रोडक्शन जो है उसको मैक्सिमाइज करने की, यानी कि इसमें जो क्वांटिटी प्रोड्यूस है या जो प्रोडक्शन होती है वो मोनोपली से ज़्यादा करती हैं अगर वो प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करना चाहती हैं। लेकिन जो कंपेटिटिव फर्म्स होती हैं, जो कंपटीशन वाली फर्म्स होती हैं, परफेक्ट कंपटीशन वाली, उसमें क्या होता है, उसमें क्वांटिटी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती है, लेकिन ये उतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस नहीं करती, ये उससे कम क्वांटिटी प्रोड्यूस करती हैं ताकि अपना प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा रख सकें। समझने की बात यहाँ पे क्या है कि ओलिगोपली में क्या होता है, ओलिगोपली परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपली के दरमियान की चीज़ है, जैसे कि हमने बात की। फिर डेफिनेटली ये कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगी, मीन दरमियान की क्वांटिटी ही प्रोड्यूस करेगी जो कि ओलिगोपली से ज़्यादा होगी और परफेक्ट कंपटीशन वाली फर्म से कम होगी जितनी वो क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये बात हो गई क्वांटिटी या प्रोडक्शन की या आउटपुट की कि इसमें क्वांटिटी प्रोड्यूस कितनी होगी ओलिगोपली में। कभी भी आपसे पूछा जाए तो आपने इसको जहन में रखना है कि ओलिगोपली में हमेशा क्वांटिटी जो प्रोड्यूस होती है या आउटपुट जो होती है या प्रोडक्शन जो होती है वो मोनोपली से ज़्यादा होती है और कंपेटिटिव फर्म्स या परफेक्ट कंपटीशन से कम होती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि क्वांटिटी प्रोड्यूस ऑफ ओलिगोपली। ठीक है। और दूसरी अगर हम प्राइस की बात करें कि प्राइस ओलिगोपली में कैसे सेट होती है, तो उसका भी यही सीन है कि प्राइस जो ओलिगोपली में है, मोनोपली सबसे हाई प्राइस सेट करता है। और एक चीज़ होती है हमारे पास कंपेटिटिव फर्म्स जो परफेक्ट कंपटीशन में फर्म्स होती हैं, उनसे ऊपर सेट करती है मोनोपली। अब मोनोपली की प्राइस में और कंपेटिटिव फर्म्स की प्राइस के दरमियान की जो प्राइस होगी वो होगी ओलिगोपली की। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ओलिगोपली प्राइस इज लेस देन द मोनोपली प्राइस बट ग्रेटर देन द कंपेटिटिव मार्केट विच इक्वल्स मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है बच्चों।